पिछले भाग में आपने पढ़ा कि शशांक आज दीपिका से मिलने आने वाला था। अब आगे कुंडी खोल हीरोइन तेरा हीरो मेरे गेट पे आया। मैं उसे घूरते हुए गेट खोलने को बढ़ गई। गेट पर शशांक जी ही थे। आज वो हमेशा से अलग लग रहे थे। अब तक जितनी तस्वीरों और सामने से उनको देखा था वो हमेशा फॉर्मल ड्रेस में ही नज़र आए, लेकिन आज वो कैजुअल वियर में थे। ब्लू फेडेड डेनिम जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट उनके गोरे रंग पर बहुत सूट कर रही थी। आज वो कुछ अलग ही लग रहे थे। कैसी हैं आप? मैं जो तब से लगातार उनको ही देखे जा रही थी, इस बात पर एकदम सकपका गई। मैं ठीक हूँ, आप आइए अंदर, एक तरफ होते हुए मैंने कहा। अभी हमारे बीच औपचारिक बातचीत ख़त्म भी नहीं हुई थी कि निकिता बोल पड़ी। सॉरी शशांक जी, वो मुझे ना विकास से एक ज़रूरी बात करनी है, तो मैं बस अभी आती हूँ। तब तक आप और दीपिका बात कीजिए। जाते जाते वो मेरी तरफ एक आंख मार गई थी। मतलब उसे कोई ज़रूरी बात नहीं करनी थी, वो बस हमें अकेले थोड़ा वक्त दे रही थी। काफ़ी देर तक हम दोनों के बीच में सिर्फ शांति बनी रही। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी? आखिर शशांक जी ने ही हमारे बीच फैले मौन को तोड़ते हुए कहा। जी जी नहीं, वो तो बस निकिता ने शरारत कर दी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोलूं। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, दोस्त इस तरह की मजाक कर ही दिया करते हैं। आफ्टर ऑल शी इज़ योर बेस्टी एंड शी हैज़ द राइट टू टेक दिस लिबर्टी। शी इज़ सच ए लवली बबली गर्ल। शशांक जी बोले। निकिता कितनी भी अच्छी हो, लेकिन शशांक जी के मुंह से उसकी तारीफ मुझे पसंद नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। शशांक जी उठकर चल दिए थे। मुझे कुछ कहना था आपसे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपसे बात कैसे कहूँ। दरवाजे पर पहुँच गए शशांक जी। पलटकर मेरी तरफ प्रश्नवाचक नज़रों से देखने लगे। इस निकिता को भी अभी भागना था। वो होती तो थोड़ा सहारा रहता। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है आप समझ नहीं पा रहे, बात कैसे कहूँ। ऐसा करिए, जब आप कंफर्टेबल हों तब मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। इतना कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ गए। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो सीधा शादी की बात कर दी? आखिर बिल्ली थैले से बाहर निकल ही आई। देखो दीपिका, मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, इन सारे सवालों या तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं तुम्हें तब बता देता जब तुम मेरी पत्नी बनती। लेकिन जब वैसी कोई बात नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम इस बात को यहीं भूल जाओ। किसी शशांक से तुम मिली भी थी या उसने तुम्हें कुछ कहा भी था? शशांक जी अपनी बात ख़त्म करके वापस जाने के लिए मुड़ गए। भूल जाऊं? कितनी आसानी से कह दिया आपने। कभी सोचा है आपने आपकी बातों ने मेरे दिल दिमाग में क्या हलचल मचाई है? मेरी शांत ज़िंदगी में अचानक एक ठंडी हवा की तरह आते हैं। मैं कुछ सोच समझ पाऊँ उसके पहले फ़ैसला सुना देते हैं कि मैं आपको भूल जाऊँ। मेरे अंदर का लावा अचानक से ही फट पड़ा। शशांक, जो अभी अभी जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ ही रहे थे, अब पलटकर हैरानी से मुझे देख रहे थे। मेरा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब आप तक सिमट कर रह गया है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, लेकिन हर वक्त सिर्फ आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। पता नहीं कौन सा जादू किया है आपने। मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कब आंखों में आंसू आ गए थे और मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर रो पड़ी। सच कहूँ तो उस वक्त मैं क्या कर रही हूँ इसका एहसास तक मुझे नहीं था। शशांक जी भी मुझे इस हाल में देखकर घबरा गए। वो भी मेरे पास आकर बैठ गए। प्लीज़ दीपिका, देखो शांत हो जाओ। तुम जो भी जानना चाहती हो वो सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा, बस तुम चुप हो जाओ। मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले। मेरा रोना देखकर वो भी नर्वस हो गए थे। पता नहीं क्यों उनके इस तरह कहने से मेरा रोना रुकने की जगह और बढ़ गया। अचानक शशांक जी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। प्लीज़ यार चुप हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारा हर आंसू मुझे तकलीफ़ देता है। आई रियली लव यू। उनकी आवाज़ भी कांपने लगी थी। शायद उनकी आंखें भी भर आई थी। उनकी बात सुनकर मेरा रोना अचानक से रुक गया।
मैं अभी तक ये समझ नहीं पाई थी कि जो कुछ भी मैंने सुना क्या वो मैंने ठीक सुना है। मैं चुप हुई तो शशांक जी को भी एहसास हुआ। वो एकदम से अलग हुए। सॉरी, उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ। आप प्लीज़ बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई। वापस जब कमरे में आ रही थी तो दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी मैंने सुना क्या वो ठीक सुना। क्या शशांक जी सच में मुझसे प्यार करते हैं? कमरे में शशांक जी सिर झुकाए बैठे थे। ये भी ना अजीब है, कहाँ पहली बार बात करने में ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया, अब आई लव यू बोल के इतना शर्मा के दिखा रहे हैं। मैंने चाय बनाकर दी जो उन्होंने चुपचाप ले ली। अब मुझे लग रहा था जैसे अब शायद ही वो कुछ बोलेंगे। आप प्लीज़ इमोशनल मत हुआ करिए, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। मैंने अपनी तरफ से बड़ी समझदारी बड़ी बात कही थी। क्यों, लड़कों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती? क्या दुखी होने पर रोना और खुश होने पर हंसना, ये तो हर ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। इसमें लड़का लड़की वाली कोई बात नहीं है। अब तक वो भी खुद को संभाल चुके थे। मैं कभी चाय नहीं पीता, लेकिन आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। चाय ख़त्म होने तक निकिता भी वापस आ गई थी। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातों से वो उनको हंसाती रही। उसके बाद शशांक जी चले गए, लेकिन इस बार लगा कि जाते जाते अपने साथ मेरा दिल भी ले गए हैं। हाँ तो बेटा शुरू हो जा और वो सब बता जो मैंने मिस कर दिया। मैं कुछ जवाब दे पाती उसके पहले ही दरवाजे की घंटी बजी। अंकल और आंटी और निखिल गांव से वापस आ गए थे। उनके आते ही मैंने अपने घर जाने की इजाज़त मांगी तो आंटी ने निखिल के साथ मुझे मेरे घर भेज दिया। मैं भी अभी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं बस उस एहसास को जीना चाहती थी जो अभी अभी मुझे हुआ था। आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं बिना खाए पिए सीधे अपने कमरे में चली गई। माँ ने पूछा भी खाने को तो मैंने बोल दिया निकिता के घर खाकर आई हूँ। रह रहकर मेरी आंखों के आगे वही सीन घूम जाता जब शशांक जी ने मुझे गले लगाकर आई लव यू बोला था। उस पल के बाद से एक परमानेंट स्माइल मेरे फेस पर चिपक गई थी। मैं बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी कि शायद शशांक जी का कोई मैसेज आया हो, लेकिन उधर से कोई मैसेज नहीं आया। जब मुझसे रहा ही नहीं गया तो मैंने इधर से हेलो लिखकर भेज दिया। करीब 5 मिनट बाद उधर से भी जवाब हेलो आया। अब क्या बोलूं, समझ नहीं पा रही थी तो पूछ लिया डिनर कर लिया आपने? जी हाँ, उधर से बस इतना सा ही जवाब आया। अब क्या बात करूं ये सोचते हुए मैंने दोबारा फ़ोन उठाया ही। और आपने खाना खाया था? कि उधर से एक मैसेज आ गया। जी हाँ, मैंने भी उनका जवाब उनको ही टिका दिया। गुड। उधर से फिर एक शॉर्ट रिप्लाई आया। कितनी अजीब बात है ना, जब शशांक जी ने पहली दफ़ा मुझे फ़ोन किया था और शादी के लिए प्रपोज़ किया था तब हमने नॉन स्टॉप 1 घंटे दुनिया जहान की बातें कर डाली थी। तब कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन आज एक शब्द बोलना मुश्किल हो रहा था। आज शब्दों पर भावनाएं भारी पड़ रही थी। क्या कर रहे थे? आखिर मैंने बात बढ़ाने के उद्देश्य से अगला मैसेज कर ही दिया। कुछ नहीं, बस गार्डन में वॉक कर रहा हूँ। आप भी क्या कीजिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ। अब कि थोड़ा लंबा जवाब आया था। फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें करके हमने फ़ोन रख दिया। अब तो ये मेरा रोज़ का रूटीन बन गया था। जब तक रात को मैं शशांक जी से बात न कर लूँ मुझे नींद नहीं आती थी। अब हम दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे। हाँ, पर उस दिन के बाद से हमारे बीच दोबारा वो प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं हुई। हम दोस्तों की तरह दुनिया जहान की बातें किया करते थे। बातों बातों में एक दिन उन्होंने बताया कि यहाँ पोस्टिंग हुए इतने दिन होने के बाद भी वो अभी तक बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जा सके। तो मैंने झट से प्रस्ताव रखा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दर्शन करवा के लाती हूँ। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने हामी भर ली। ठीक है, तो इस संडे आप मुझे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करवा के लाएंगी। ओके डन। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। आखिर उनके साथ बिताने के लिए एक पूरा दिन मिल रहा था।
मेरे लिए यही मेरी पहली डेट थी। संडे मॉर्निंग शशांक जी का मैसेज आया कि 9 बजे वो मुझे कारगिल से पिक कर लेंगे। मैं भी टाइम पर तैयार होकर तय जगह पर आ गई। घर पर मैंने बोल दिया था कि आज मैं दिन भर निकिता के साथ रहूँगी। मैं जानती थी कि झूठ बोलकर घर वालों को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, पर दिल क्या करें साहब, ये जो ना कराए वो कम है। 2 मिनट बाद ही वहाँ एक बाइक आकर रुकी। मैं चौंक गई क्योंकि मुझे शशांक जी के बाइक से आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बाइक से ही आए थे। वो जब भी सामने आते तो एक ना एक सरप्राइज़ दे ही जाते थे। अब बैठोगी या यहीं से खड़े खड़े बिहारी जी के दर्शन करवा देने की कोई टेक्निक जानती हो? उनकी आवाज़ से जैसे मेरी तंद्रा टूटी हो। मैं बिना कुछ बोले पीछे बैठ गई और हम लोग मथुरा के लिए निकल पड़े। आज आसमान में बादल घिरे हुए थे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। सही मायने में वो मौसम बाइक राइड के लिए एकदम परफेक्ट था। हमने बिहारी जी के दर्शन किए और एक रेस्टोरेंट में लंच किया। जब हम लंच कर ही रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई और पानी भी ऐसे बरस रहा था मानो आज बाढ़ ही आ जाएगी। 1 डेढ़ घंटे तो हम बात करते रहे और सोचते रहे बारिश बंद होते ही हम निकल लेंगे, लेकिन बारिश भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था शशांक जी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। दोपहर के 3 बजे थे, लेकिन बाहर घने बादलों और बारिश की वजह से रात का सा एहसास हो रहा था। तुम्हें लेट हो जाएगा अगर बारिश ना थमी तो, शशांक जी फिक्रमंद होकर बोले। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकी। तभी मेरा फ़ोन बज उठा। देखा तो निकिता थी। हेलो मेरी गुलफाम, क्या कर रही है? वो शुरू हो चुकी थी। कुछ नहीं, तू बता। मैंने सवाल के बदले सवाल कर दिया। मैं क्या बोलूँ यार, सुबह से यहाँ बारिश हो रही है और अब ऐसे में ना मुझे मेरे विक्की बाबू की बहुत याद आ रही है। हाय, ऐसी रोमांटिक मौसम में वो मुझसे इतने दूर क्यों हैं? तू मेरी अच्छी बहन है ना यार, मुझे कहीं से उड़ने के लिए पंख ला दे। मुझे अपने बिक्कू के पास जाना है। उसकी बेसिर पैर की हाँक शुरू हो चुकी थी। मैं नहीं दे सकती, मैंने अपनी पंख बनाने की फैक्ट्री बंद कर रखी है। मैंने भी उसी अंदाज में कहा। बेदर्दी बाल माँ, वो मुंह बिचका के बोली। मेरी लाड़ो, वो बिक्कू ने फाइलों से सर खपा रहा है। जब मैंने बोला मुझसे बात कर लो तो कहता है कि बेबी अभी नहीं, रात को करता हूँ, अभी बिज़ी हूँ। वो ठुनकते हुए बोली। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। उसका दुखड़ा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस कर मेरी अम्मा, मैंने हंसकर कहा। तू क्या कर रही है? अब वो अपना दुखड़ा भूलकर मुझसे सवाल कर रही थी। कुछ नहीं, बिहारी जी के दर्शन के लिए आई थी शशांक जी के साथ। मैंने थोड़ी झिझक के साथ सच बोल ही दिया। आय हाय मेरी रामकली, एक हम हैं जो अपने बिक्कू की याद में पिघल रहे हैं और एक तुम हो जो अपने उनके साथ बिहारी जी के दर्शन के बहाने झप्पिया पप्पिया पा रही हो। वैसे घर पे क्या बोल के गई है मेरी इंटेलिजेंट मैडम? वो बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली। यही कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने भी मज़े लेते हुए बोल दिया। हट कमीनी झूठी, वापिस आ, अब तुझे बताती हूँ। अभी तो तू अपनी डेट एंजॉय कर। वो हंसती हुई बोली। ठीक है, बता लेना। मैंने भी हंसकर जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। बाहर बारिश अभी हो रही थी और अब तो बिल्कुल रात सी लगने लगी थी। मैं जो अभी निकिता की बातें सुनकर मस्ती के मूड में आ गई थी, अब मैं भी परेशान होने लगी थी। सॉरी, मुझे आज बाइक से आने का प्लान नहीं करना चाहिए था। अच्छा, एक काम करता हूँ, एक कैब बुक कर देता हूँ, आप निकल जाइए, मैं पीछे से बाइक लेकर आता हूँ, शशांक जी ने कहा। नहीं, मैं अकेले कैब में नहीं जाऊँगी और आप भी बारिश में भीगते हुए बाइक मत चलाइएगा, आपको सर्दी जल्दी हो जाती है। मेरी आंखों के सामने पिछली मुलाकात में ही बारिश घूम गई। अरे आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी हम बहस कर ही रहे थी कि मेरा फ़ोन फिर बज उठा। इस बार घर से फ़ोन था। अब क्या कहूँगी घर पे, इसी कश्मकश में मैंने फ़ोन उठा लिया। बेटा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम वृंदावन गई हो बिहारी जी के दर्शन के लिए? फ़ोन पर माँ थी। जी जी माँ, वो बस ऐसे ही प्लान बन गया तो आपको बता नहीं पाई, सॉरी।
मैंने हकलाते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं बेटा, निकिता ने मुझे सब बता दिया है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से तुम लोग निकिता की बुआ के यहाँ मथुरा में रुक रहे हो। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी। इतना बोलकर माँ ने फ़ोन रख दिया। मैंने तुरंत निकिता को कॉल किया। बोल मेरी मैना, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? वो तो जैसे तैयार बैठी थी मेरे फ़ोन के लिए। सरप्राइज़ की माँ, तूने ये क्या किया? मैं गुस्से से बोली। लो जी, मैंने तो तुम लव बर्ड्स के लिए टाइम मैनेज किया, तो बजाय थैंक यू बोलने के दाना पानी लेकर मुझ पर ही चढ़ाई कर रही हो। वो भी तुनक के बोली। और किस पर चढ़ाई करूं? तूने तो रायता फैला दिया। अब आज रात में कहाँ जाऊंगी? कौन सी बुआ है यहाँ, बता जरा। देख, मेरे बिक्कू तो मेरे पास है नहीं, तो सोचा आज तुम्हें और शशांक जी को ही मिलवा दिया जाए। इंजॉय योर नाइट बेबी। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। उस बेवकूफ़ ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया था। दीपिका तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। शशांक जी मेरी बात सुनकर सिचुएशन समझ चुके थे। तुम्हारे पास कोई आईडी प्रूफ है अभी? उनके पूछने पर मैंने इनकार में सर हिला दिया। चलो कोई नहीं, मैं मेरी आईडी पर रूम ले लूँगा, तुम उसमें रुक जाना, मैं बाहर कुछ देख लूँगा। अच्छा चलो अब उठो यहाँ से, शशांक जी ने कुछ सोचते हुए कहा। मेरी तो सोचने समझने की ताकत ही ख़त्म हो गई थी। तो जैसे शशांक जी ने कहा मैंने वैसा ही किया। होटल में रूम बुक करवाते समय शशांक जी ने हम दोनों के रिलेशनशिप के कॉलम में पति पत्नी लिखा। पति पत्नी के अलावा और किस रिश्ते से मैं और तुम एक रूम में चेक इन करते? रूम में पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने इस बात की सफाई दी। शायद उन्होंने मेरी आंखों में आते सवाल को पढ़ लिया था। ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो रिसेप्शन पर रूम सर्विस के लिए फ़ोन कर लेना और रूम अंदर से लॉक कर लेना। बाकी कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। ओके। रूम में आने के बाद अच्छे से सब चेक करने के बाद शशांक जी बोले। मैंने बस सिर हिलाकर हामी भर दी। शशांक जी के जाते ही रूम में बिस्तर पर लेट गई। क्या सोचा था और क्या हो गया, यही सोचते सोचते कब आंख लग गई पता भी नहीं चला। अचानक तेज आवाज़ से मेरी आंख खुली। बाहर अजीब शोर हो रहा था, मानो तूफान आया हो। शाम के 7 बज रहे थे। तभी मुझे शशांक जी का ख्याल आया। वो इस वक्त कहाँ होंगे? कहीं दूसरी जगह रूम ले लिया होगा शायद। नहीं, उनकी आईडी तो यहाँ जमा है, तो दूसरी जगह किस तरह रूम ले पाएंगे? मतलब इस बारिश तूफान में वो बस इसलिए बाहर हैं ताकि मैं कंफर्टेबली रह सकूं। उफ, जब उनके साथ दर्शन करने यहाँ तक आ सकती हूँ तो क्या इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकती? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मैंने जल्दी से उनका फ़ोन लगा दिया। हाँ दीपिका, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठ गया। खुद परेशानी झेल रहे हैं फिर भी मेरी चिंता कर रहे हैं। मेरे दिल में उनकी इज्जत एक पायदान और ऊपर उठ गई। आप यहाँ आ जाइए। मैं बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इतना बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब मैं वक्त देखते हुए कमरे में टहल रही थी। करीब 7-8 मिनट बाद किसी ने डोर नॉक किया। कौन? मैंने एहतियातन पूछा। मैं हूँ। ये शशांक जी ही थे। मैंने एक झटके से गेट खोल दिया। सामने शशांक जी को देखकर एक अजीब सा सुकून मिल गया। मुझे नहीं पता अचानक मुझे क्या हुआ कि मैं वहीं दरवाजे पर ही उनके गले लग गई और रो पड़ी। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो भी मेरे रोने से परेशान हो गए। आप मुझे छोड़कर क्यों गए थे? मैंने रोते हुए शिकायत की। मैं कहाँ छोड़ कर गया था, मैं तो बता कर गया था। उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। अच्छा अब अंदर तो चलो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? उन्होंने हल्की स्माइल के साथ कहा। जब आप निजी रजिस्टर में हमारा रिश्ता पति पत्नी का लिख कर आए हैं तो कोई कुछ और क्यों सोचेगा? ठीक है, जो हुक्म आपका। मैंने भी शर्माकर अपना चेहरा उनके सीने में छुपा लिया। मेरी आंखें शर्म से झुककर बंद हो चुकी थी। अच्छा ये बताओ,
चाय पियोगी या कॉफ़ी? उन्होंने माहौल को बदलने की खातिर पूछा। मैंने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा। मैंने सक पकाकर निगाह नीचे कर ली तो शशांक इस बात पर खुलकर हंस दिए। उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर की थी। आपने उस दिन स्कूल में मुझ में ऐसा क्या देखा था जो शादी जैसा बड़ा फैसला कर लिया? आप इतने बड़े अधिकारी और मैं एक सामान्य स्कूल टीचर। हमेशा मन में उछलने वाला सवाल जुबान पर आ ही गया। देखो, इस सवाल का जवाब तो मैं तुमको तुम्हारी शादी के बाद ही देना चाहता हूँ। मैं घबराकर अपनी चेयर से उठ खड़ी हो गई। रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ, परेशान मत हो। हाँ बस अब तुम कोई ये गेट जैसी शरारत मत करना, वरना शायद अब की बार मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाऊँ। शशांक मुस्कुराकर बोले, और मैंने तुमसे शादी का फैसला तब ही ले लिया था जब ना ही मैं कुछ था और ना ही तुम। मैं नासमझों की तरह उनका चेहरा तक रही थी। तब शशांक ने मुझे हमारी पहली मुलाकात से लेकर अब तक की पूरी दास्तान सुना डाली। अपनी हर बेकरारी का इजहार आज कर दिया था। मैं बस अचंभित होकर सब सुन रही थी। ये सब अब से पहले बस फिल्मों में ऐसा होता देखा था, पर यह सब मेरी लाइफ में रियल हो रहा था। कोई मुझसे भी इतना प्यार कर सकता है, ये सोचकर ही मन मस्त मगन हो गया था। फिर डिनर करके हम बातें करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बेड पर थी और शशांक सोफे पर। जब मैं नहा धोकर फ्रेश हो बाहर आई तब तक शशांक भी उठ गए थे। 10 मिनट में वो भी तैयार हो चुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया तो हम उसे खाकर वापस घर के लिए निकल गए। रात के बाद से ही शशांक का एक नया रूप सामने था। बार बार ब्रेक मारते जिससे मेरे और उनके बीच की दूरी कम होती जाती। क्या कर रहे हैं, ठीक से चलाइए ना, मैंने शिकायत की। क्यों चलाऊं ठीक से? मुझे मेरे और मेरी वाइफ के बीच कोई नहीं चाहिए, हवा भी नहीं। शशांक की शरारत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में लेटी ही थी कि निकितिका की कॉल आ गई। वो कल क्या क्या हुआ जानना चाहती थी। मैंने उसे सब बता दिया। तो अब तुम तोता मैना की जोड़ी को जल्द ही एक करना पड़ेगा, वरना तुम लोग मुझे साली बनने से पहले मौसी बना दोगे। निकिता बड़े बुजुर्गों के स्टाइल में बोली। शट अप, मैंने उसे प्यार से झिड़क दिया। लेकिन ये वाकई बड़ी प्रॉब्लम थी कि घर वालों तक इस रिश्ते की बात पहुंचाई कैसे जाए। नेक्स्ट डे निकिता सुबह सुबह हमारे घर थी। माँ से इधर उधर की बात करके उसने मुद्दे की बात की। उसने शशांक को अपना परिचित बता दिया और माँ को मना लिया कि वो पापा से इस बारे में बात करेंगी। 2 दिन बाद निकिता का फ़ोन आया। सुन, मेरे जीजा जी को बता देना कि कल मैं और उनके ससुर जी उनसे मिलने ऑफिस आ रहे हैं। वो मेरे साथ ऐसे पेश आएँ जैसे हम पुराने मिलने वाले हों। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। नेक्स्ट डे जब पापा शशांक से मिलकर आए तो बहुत खुश थे। मतलब शशांक उन्हें पसंद आए थे। मैंने रात को पहले निकिता को कॉल किया और आज क्या हुआ वो पूछा। बन्नो, तेरी शहनाई भी जल्द बजने वाली है। जीजू अंकल को बहुत पसंद आए। अच्छा, मैं बस मुस्कुराकर इतना ही कह सकी। 2 दिन बाद पापा शशांक के पापा से मिलने कानपुर चले गए। लेकिन वहाँ से लौटने के बाद उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही थी जो शशांक से मिलने के बाद दिखी थी। मैंने जो कुछ माँ पापा की बातें छुपकर सुनी थी उसका एक ही मतलब था कि शशांक के फादर ने दहेज में बड़ी रकम मांग ली थी जिसे देना मेरे पापा के बस में नहीं था, और उनको लगता था कि उनके अफसर बेटे से शादी करने की हैसियत किसी बड़े कारोबारी या नेता विधायक की बहन बेटी की ही हो सकती है, एक कॉलेज लेक्चरर की बेटी की नहीं। मैंने इस बारे में शशांक से बात करने की सोची। अपने रूम में आकर मैंने शशांक को कॉल लगाया। हाँ जी बेगम साहिबा, गुलाम को इस वक्त कैसे याद कर लिया? मथुरा से वापस आने के बाद हमारे बीच की सारी झिझक खत्म हो चुकी थी। अब शशांक अपनी फीलिंग्स को खुलकर इजहार करने लगे थे। पापा आपके घर कानपुर गए थे, आपको मालूम है? मैंने अपनी बात कही। हाँ, तुमने बताया था, लेकिन मेरी घर पर किसी से बात नहीं हो पाई। आजकल थोड़ा काम ज़्यादा है इसलिए। वैसे हुआ क्या? वो बोले।
मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, कैसा है ये इंसान। यहाँ हमारी ज़िंदगी का फैसला होने को है और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारे पापा ने दहेज में बड़ी रकम मांगी है और उनके हिसाब से उनका अफसर बेटा अफसर या नेता विधायक की बेटी बहन के लायक है। मैंने थोड़े कड़वे लहजे में कहा, हाँ ये तो पापा ने ठीक कहा, मैं किसी अफसर विधायक की बेटी के लायक हूँ। लेकिन पापा को यह नहीं पता कि एक स्कूल की मैडम का रुतबा इन सब पर भारी पड़ा गया और वो उसको चुरा ले गई। शशांक ने हंसते हुए कहा, मैं सीरियस ही हूँ और तुमको मजाक सूझ रहा है। दहेज के पीछे पापा ने पिछला रिश्ता तोड़ दिया था। मुझे शशांक की बेवक्त की मस्करी अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ तो पिछला रिश्ता किसी अधिकारी का नहीं था, वरना तुम्हारे पापा इनकार करने से पहले 100 बार सोचते। आज पता नहीं शशांक किस मूड में थे। मेरे पापा उसूलों से कभी समझौता नहीं करेंगे, समझे तुम। और अब तो लग रहा है बाप का घमंड बेटे के भी सिर चढ़कर बोल रहा है। बस एक अफसर हो, कोई खुदा नहीं, जो तुम्हारे पापा तुमको पता नहीं कहाँ का प्रिंस समझ रहे हैं। मेरा गुस्सा अब सर चढ़कर बोलने लगा था। दीपिका, तमीज़ से बात करो, मेरे पापा तुम्हारे भी कुछ लगेंगे। और रही बात प्रिंस की, तो हाँ मैं अपने पापा का प्रिंस हूँ। और बात सिर्फ अफसरी की नहीं है। हमारा कारोबार सालाना करोड़ों का टर्नओवर देता है और हम ख़ानदानी लोग हैं। और सुनो, पापा ने दहेज नहीं मांगा होगा, उन्होंने बस वो पैसे बताए होंगे जो हमारी शादी की अलग अलग सेरेमनी में खर्चा होंगे। आखिर हमारा एक सोशल स्टेटस है। शशांक ने कहा, ओ तो आप अलग सोशल स्टेटस से बिलोंग करते हैं। फिर आप और मैं एक साथ में क्या कर रहे हैं? जाइए, आप किसी विधायक, सांसद, मंत्री संतरी की बेटी से शादी कीजिए। मेरा आपका कोई जोड़ नहीं है। अब मेरा सब्र जवाब दे चुका था। दीपिका, देखो तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। शशांक ने कुछ कहना चाहा। नहीं शशांक जी, गलत तो अब तक आपको समझती आई थी, अब जाकर सही समझाए। अब से आपके और मेरे रास्ते अलग हैं। भगवान के लिए अब भूल कर भी मेरे सामने मत आना। गुड बाय फॉर एवर। इतना कहकर मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके बेड पर फेंक दिया और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। दिल टूटने का क्या दर्द होता है आज महसूस हो रहा था। दिल का दर्द आंखों से बाहर आ रहा था। फ़ोन रखकर मैं वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। ये क्या कह दिया शशांक ने? अभी तो हमने मिलकर ख्वाब देखना शुरू भी नहीं किया था कि ये सब। मैं बस खाली आंखों से फ़ोन तक रही थी कि फ़ोन फिर से बज उठा। शशांक ही थे। मैंने फ़ोन कट कर दिया और डू नॉट कॉल और मैसेज मी फॉर एवर का मैसेज भेजकर फ़ोन स्विच ऑफ कर बेड पर फेंक दिया। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं उस रात कब तक रोती रही पता ही नहीं चला। ज़िंदगी एक अजीब ढर्रे पर चल पड़ी थी। हंसना चाहती थी तो आंसू झलक आते थे। उस दिन के बाद से शशांक की भी कोई कॉल नहीं आई। मैंने खुद को पूरी तरह काम में डुबो लिया था। स्कूल में होती तो पूरा समय बच्चों में बीत जाता और घर आते ही माँ या भाभी की किचन में मदद के बहाने खुद को व्यस्त रखती। फिर भी समय बचता तो नन्हे अबीर के साथ काट लेती। रात को जब कमरे में अपने बिस्तर पर आती तो थकन से चूर होती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब आंखें बंद करती तो छम से शशांक की छवि आंखों में उतर आती और वो दर्द बनकर आंखों से बहने लगते। उन्हीं दिनों एक और झटका मेरा इंतज़ार कर रहा था, जिसने मुझे अंदर से बाहर तक तोड़ कर रख दिया। मेरी सबसे अच्छी सहेली मेरी निकिता मुंबई में एक रोड एक्सीडेंट में हम सबको छोड़कर चली गई थी। उसके जाने का दुख जितना उसके माता पिता को था उतना तो नहीं कह सकती, लेकिन कम भी नहीं था। उस वक्त मैं शशांक को सोच भी नहीं पा रही थी। हर वक्त बस निकिता हंसती मुस्कुराती आंखों के आगे आ जाती थी। वो थी ही ऐसी, हर किसी को अपना बना लेना और रोते को हंसा देने का हुनर था उसके पास। वो कम वक्त के लिए दुनिया में आई थी,
लेकिन उस वक्त में भी उसने भरपूर प्यार दिया और लिया था। एक दिन प्रिंसिपल मैडम ने मुझे टोक ही दिया। क्या बात है दीपिका, मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से तुम कुछ खोई खोई सी रहने लगी हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर विद मी। यूँ मन ही मन घुटने से क्या फ़ायदा। नहीं मैडम, कोई बात नहीं। कहने को तो मैं कह गई, लेकिन आंखों ने ज़ुबान का साथ छोड़ दिया और 2 बूंद आंखों से झर ही गई। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। मैडम ने अफसोस से सर हिलाते हुए मुझे कमरे से जाने को कह दिया। मैं भी बिना 1 मिनट गंवाए कमरे से बाहर आकर सीधे बाथरूम में घुस गई। मैं किसी के सामने अपने जज्बात जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। घर पर माँ को भी कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ। उन्होंने कई बार जानने की कोशिश की, पर मैं हमेशा सफाई से बात टाल गई। इस वाक़ये को अब करीब 1 महीना बीत चुका था कि मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई। नंबर अनजान था। मैं उस वक्त स्कूल में थी, इसलिए कॉल रिसीव नहीं की। सोचा बाद में कॉल बैक कर लूँगी, पर बाद में मैं भूल गई। अगले दिन फिर उसी वक्त फ़ोन बजा, देखा तो वही नंबर था। क्लास ख़त्म करके मैंने उस नंबर पर कॉल बैक किया। हेलो दीपिका। मेरे हेलो के जवाब में उधर से पूछा गया। जी हाँ, बोल रही हूँ, मैंने जवाबन कहा। मैं मिताली बोल रही हूँ, शशांक की बड़ी बहन। आज कितने दिन बाद शशांक जी का नाम सुना था। शशांक के मुंह से मिताली दी का जिक्र सुन चुकी थी। माँ के बाद शशांक जी मिताली दी को ही सबसे ज़्यादा मानते थे। जी दी, नमस्ते। एक पल को लगा कि एक हार्ट बीट कहीं मिस हुई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए मैंने कहा, दीपिका प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। वो रो देने जैसी आवाज़ में बोली। क्या हुआ दी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? शशांक जी ठीक तो हैं? क्या करें कमबख्त इस दिल का, ये उनके बारे में सुनकर हड़बड़ा गया। हाँ दीपिका, मेरा भाई बिल्कुल ठीक नहीं है। वो खुद को घोल घोल कर मारने पर तुला है। घर में किसी से बात तक नहीं कर रहा। पापा से तो उसने झगड़ा ही कर लिया। कहता है कि कभी शादी नहीं करेगा, और अगर किसी ने ज़िद की तो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। वो रोते रोते बोली। ये सुनकर मैं भी अंदर से घबरा गई थी, लेकिन ऊपरी तौर पर खुद को मजबूत दिखाते हुए पूछा, पर इस सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, और अब इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा कि तुमसे बात भी कर सके, इसीलिए खुद ही अंदर घुट रहा है। मैं जानती हूँ दीपिका, जितना प्यार वो पागल तुमसे करता है उतना तुम भी उसे चाहती हो। उसी प्यार की खातिर प्लीज़ उसे खुद को तबाह करने से रोक लो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनको क्या जवाब दूँ। ठीक है दी, मैं बात करती हूँ। मैं बस यही कह सकी। सच कहूँ तो अब मुझे ज़बरदस्त गुस्सा आ रहा है। क्या इंसान है ये, दुख झेल रहा है और अपने साथ अपने से जुड़े हर रिश्ते को भी दुख दे रहा है। मैं कैसी हूँ और अपना ख्याल रखूँ। ऐसी बातों के बाद ती ने फ़ोन रख दिया। मैंने तुरंत शशांक को फ़ोन लगाया। 2 बेल के बाद फ़ोन रिसीव हो गया। कहाँ हो? मैंने शशांक की आवाज़ सुनते ही थोड़े गुस्से में कहा। ऑफिस में ही हूँ। शशांक की आवाज़ में थकन का एहसास था। मुझसे अभी मिलो। मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा था। अभी? थोड़े असमंजस में पूछा गया। हाँ अभी। कम सुनते हो क्या? मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आधे घंटे में मुझे वहाँ मिलो। इतना कहकर बिना कुछ सुने मैंने फ़ोन रख दिया और हाफ डे लीव के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर बढ़ गई। स्कूल से निकलकर जब मैं बताई जगह पर पहुंची, वो मेरे स्कूल से थोड़ा आगे किसी और गांव का लिंक रोड था, जहां आवागमन बहुत कम था। तो वहां शशांक की गाड़ी पहले से खड़ी थी और ड्राइविंग सीट पर शशांक ही थे। मैंने दूसरी तरफ का गेट खोल लिया और बाजू वाली सीट पर बैठ गई। मैं जो स्कूल से गुस्से में रास्ते भर ये सोचती आई कि आज शशांक को ये सुनाऊंगी वो सुनाऊंगी, लेकिन शशांक को देखते ही सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। ये वो शशांक थे ही नहीं
जिनसे मैं मिली थी ये तो कोई और ही थे। बड़ी हुई दाढ़ी, कमज़ोर शरीर लग रहा था जैसे बरसों का बीमार इंसान हो। उनकी ये हालत देखकर मेरे दिल में कहीं एक दर्द की लहर सी उठी। मैं वो सब भूल गई थी जिसके लिए मैंने शशांक को बुलाया था। 2 मिनट हम दोनों के बीच एक सर्द खामोशी बनी रही जिसे शशांक की आवाज़ ने ख़त्म किया। सॉरी दीपिका, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैंने जो कुछ कहा तुम्हें वो गलत था। हालांकि मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने समझ लिया। पर जो कुछ हुआ प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। उनकी आवाज़ के साथ साथ आंखें भी भीग चुकी थी। सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए। मैंने भी तो दोबारा आपको आपकी बात कहने का मौका नहीं दिया। हर इंसान एक सेकंड चांस डिज़र्व करता है। दीपिका, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं। इतना बोलकर शशांक मेरा हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो दिए। प्लीज़ चुप हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुमसे दूर होकर मैं कौन सा खुश थी। ये 1 महीना मेरे लिए पहाड़ जैसा था। मैं भी रो दी। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना वरना मैं मर जाऊंगा। गाड़ी अब हाईवे पर दौड़ती जा रही थी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने अचकचा कर पूछा। बिहारी जी के दर्शन करने, शशांक ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे लेकिन घर पे तो कुछ बताया नहीं। ऐसे कैसे? और लेट हो गई तो? मुझे अब फिक्र होने लगी थी। घर मैं चलूँगा तुम्हें छोड़ने और अपने ससुर जी के पैर पकड़ लूँगा कि मुझे कोई दहेज, कोई पैसा कुछ नहीं चाहिए। आप बस अपनी बेटी मुझे दे दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? आप घर ज़रूर आइए लेकिन आज नहीं। पापा क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मैं शशांक की बात सुनकर थोड़ा घबरा गई थी। अच्छा पहले मंदिर चलते हैं फिर सोचेंगे इस बारे में। शशांक ने बात ख़त्म करने के उद्देश्य से कहा। मंदिर पहुंचकर शशांक ने मुझे आगे भेज दिया। खुद पीछे फूल माला और प्रसाद लेने लगे। हम जब मंदिर से दर्शन करके निकले तभी अचानक शशांक ने जेब से सिंदूर निकालकर मेरी मांग में भर दिया। ये क्या किया आपने? हम घर वालों की मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, ना कि इस तरह चोरी छुपे। मैं शशांक की इस कार्यवाही से हैरान थी। मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि शशांक ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं बैंड बाजे के साथ और अपने हर बड़े के आशीर्वाद के साय में ही ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा, शशांक ने समझाते हुए कहा। तो फिर ये सब क्यों? मैंने अपनी मांग की ओर इशारा करते हुए कहा। वो तो बस इसलिए कि तुम जो ये बात बात पर शर्मा कर दिखाती हो ना, तो तुम्हें ये बताने के लिए अब से तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। तो मैडम जो चाहो बिंदास कर सकती हो। मजाल है किसी की जो तुम्हें रोक ले। शशांक ने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। चुप रहो आप। ये जो किया है ना आपने, ये ना तो मैं मिटाने की रही ना दिखाने की, मैंने झल्लाते हुए कहा। हे भगवान, सिंदूर में बहुत ताकत होती है। ये बस सुना था आज तक, आज साक्षात देख भी लिया। तुम्हारा तो पत्नी मोड ऑन हो गया। शशांक झूठी आह भरते हुए बोले। बकवास कम कीजिए और ये बताइए कि आपका जो केयर टेकर है वो खाना वाना नहीं देता क्या? क्या हाल बना रखा है खुद का? कितने कमज़ोर लग रहे हो। बहुत देर से जो बात दिमाग में चल रही थी वो ज़ुबान पर आ ही गई। अब यार लैला रूठेगी तो मजनू का ये हाई हाल होगा ना, शशांक ने सर खुजाते हुए कहा। शट अप, आप बहुत बोलते हो। अब बातें बंद करके ड्राइविंग पर ध्यान दो। हमें वक्त पर घर भी पहुंचना है। ओके मैडम, जैसा आपका हुक्म। बोलकर शशांक ने गियर चेंज कर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। मैं गाड़ी में बैठी बैठी ये सोच रही थी, इस सिंदूर का अब क्या करूं? घर में किसी ने देख लिया तो? लेकिन उसको पहुंचने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। कुछ देर बाद मैंने अपने दुपट्टे से अपना सर ढक लिया। दरवाजे पर मुझे छोड़कर वो चले गए थे। मैं चोरों की तरह घर में घुसी, लेकिन माँ मुझे आंगन में ही मिल गई। आज लेट हो गई बेटा। पापा कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। पापा? लेकिन क्यों? कोई काम था क्या उन्हें मुझसे? मैंने हकलाते हुए पूछा।
अरे नहीं, वो तो बस आज सब घर पर थे तो तुम्हारे पापा बोले आज सब साथ में चाय पीते हैं। ओह ठीक है माँ, आप चाय निकालो, मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर में हम सब मिलकर चाय पी रहे थे। मैंने बाल इस तरह बना रखे थे कि मांग का सिंदूर छुप गया था। अभी मैंने कप उठाया ही था कि दरवाजे की घंटी बज गई। मैं ही उठकर गेट खोलने गई। गेट खोला तो सामने शशांक खड़े थे। मैं बेवकूफ़ की तरह उनका मुंह तक रही थी। यार अब घूरना बंद करो, तुम्हारे साथ नहीं आया हूँ जो तेवर दिखा रही हो। अब हटो सामने से, मुझे अपने ससुर जी से मिलना है। वो धीरे से बोले, जिसे मेरे सिवा कोई नहीं सुन सका। मैं कुछ कह पाती तब तक माँ गेट पर आ चुकी थी। शशांक ने आगे बढ़कर माँ के पैर छू लिए थे। माँ भी शशांक को इस तरह देखकर हैरान थी। शशांक ने उनसे पापा से मिलने की इच्छा जाहिर कर दी तो माँ उनको लेकर अंदर की ओर बढ़ गई। पापा भी शशांक को इस तरह देखकर माँ की तरह हैरान रह गए। तब शशांक ने उनसे कहा कि उनको पता चला कि उनके पापा ने मेरे पापा से दहेज मांगा था और शशांक को दहेज से परहेज है। वो मुझे 2 कपड़ों में विदा कराने को तैयार हैं। उस दिन शशांक करीब 2 घंटे रुके और उस दरमियान उन्होंने पापा को यह एहसास दिला दिया कि वो पापा से बहुत इम्प्रेस हो गए हैं और इसलिए उनकी बेटी यानी मुझसे हर हाल में शादी करना चाहते हैं। शशांक ने तो अगले 15 दिन के अंदर शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पापा ने कहा कि पहले अपने पापा से बात करो, फिर कोई मुहूर्त दिखवाते हैं। रात को जब खाने के बाद मैं रूम में आई तो देखा शशांक की 3 मिस्ड कॉल पड़ी थी। मैं फ़ोन को देखकर मुस्कुरा दी। अभी सोच ही रही थी कि फिर से फ़ोन बज उठा। कहिए अब कौन सी कसर बाकी रह गई, मैंने झूठी नाराज़गी दिखाते हुए कहा। अगर इतनी परेशानी है तो ले जाओ हमें सबकी मंजूरी से, मैंने भी पलटकर कह दिया। उसी की तो जुगत में हूँ, जल्द ही तुम्हें दीपिका शुक्ला से दीपिका शशांक मिश्र बनाना है तो करिए कोशिश, लेकिन फ़िलहाल मुझे सोने दीजिए, मैंने हंसते हुए कहा। सही है, हमारी नींदें उड़ाकर मैडम मज़े से सोएंगी। वैसे यार तुम इतना शर्माया करोगी तो चुन्नू मुन्नू का क्या होगा। अब बस भी करिए, ये वक्त बताएगा कि कौन कितना शर्माता है। अच्छा, मतलब बाद में मैडम इस अबला पुरुष का चीरहरण कर देंगी। अच्छा अब मुझे नींद आ रही है, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। ओके ओके, गुड नाइट मेरी शहजादी, एंड थैंक यू सो मच मुझ जैसे पागल को माफ़ करने और उससे प्यार करने के लिए। इतना कहकर शशांक ने फ़ोन रख दिया। मैं भी मुस्कुराकर बेड पर लेट गई। आंखों के आगे आज दोपहर का सीन आ गया कि कैसे हम दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खो गए थे। ये खुद तो बेशरम हैं ही और अपने संग संग मुझे भी ऐसा ही बना रहे हैं। ये सोचते सोचते कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। आज कितने दिनों के बाद सुकून भरी नींद आई थी। सुबह जब मैं नाश्ता कर रही थी तो माँ मेरे पास बैठ गई। बेटा एक बात पूछूं? हाँ माँ। तुम और शशांक एक दूसरे से प्यार करते हो ना? माँ की खोजती नज़रें मुझ पर ही थी। मेरे मुंह से भरा पराठा का कोर गले में अटक चुका था। मेरी घबराहट देखकर माँ ने पानी का गिलास मेरी ओर बढ़ा दिया था, जो मैंने एक ही सांस में खाली कर दिया। घबराओ मत, मुझे और तेरे पापा दोनों को शशांक बहुत पसंद है। वो तो बस शशांक के पापा की दहेज की फरमाइश ने बात ख़त्म करवा दी थी, वरना आज तक तो तू अपने ससुराल में होती। और सच कहूँ तो मुझे खुशी है कि हम अपनी बेटी को उसके हिस्से की खुशी दिलवा रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, माँ ने मुझे खुद से लगाते हुए कहा। मैं बिना कुछ कहे उनके गले लग गई। सच कहा है किसी ने, माँ बाप से ज़्यादा अपने बच्चे का भला बुरा कोई नहीं समझ सकता। आज तारों की छाँव में हमारी सप्तपदी पूरी हो गई। हर कोई हमारी शादी पर खुश था। सबसे ज़्यादा खुश हम दोनों थे। आखिर हमारे प्यार को मंजिल जो मिल गई थी। शशांक ने कैसे अपने पापा को मनाया पता नहीं,
लेकिन उन्होंने फिर कोई डिमांड नहीं की थी। लेकिन मेरे पापा ने भी दिल खोलकर खर्च किया था, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, तो सबके छोटे अरमान मेरी शादी में ही पूरे होने थे। सोचा नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा भव्य शादी हुई हमारी। शादी की हर रस्म में शशांक मुझे बच्चों की तरह समझाते रहे, अब ये करना, अब वो करना। मुझे भी पंडित जी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मैंने उनको घूरते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब से तो तुम्हें ऑफिशियल संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, तो अभी से उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो कौन सा कम पड़ने वाले थे, 7 साल बाद। बस तुम उठ रहे हो या नहीं? जब से ऑफिस से आए हो इस लैपटॉप से चिपके बैठे हो। फटाफट उठो और 2 मिनट में हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक मैं टेबल पर डिनर लगाती हूँ। मैंने बेलन घुमाते हुए वार्निंग दी। डैडी अब उठ जाओ, वरना अब की बार मम्मा आपकी सच में पिटाई कर देंगी। हमारे 5 साल के बेटे अगस्त्य ने अपने पापा को डराने की कोशिश की। हाँ यार, तेरी मम्मा कभी शहजादी हुआ करती थी, लेकिन अब तो जब देखो चंडी माता बनी रहती हैं। शशांक ने भी उसी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा। वो रूम कोई साउंड प्रूफ नहीं है, मुझे सब सुनाई दे रहा है। मैंने किचन से दोनों को हड़काते हुए कहा। इस पर शशांक हंसते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गए। डिनर ख़त्म करके मैं बर्तन समेटकर वापस किचन में आ गई, किचन साफ करने। अच्छा डैडी, मम्मा पहले शहजादी मतलब प्रिंसेस थी, पर अब क्यों नहीं है? मेरा बेटा थोड़ा ज़्यादा ही क्यूरियस है, उसके सवाल कभी ख़त्म नहीं होते, और उनका शिकार सबसे ज़्यादा शशांक ही होते हैं। बेटा, आपकी मम्मा कल भी प्रिंसेस थी और आज भी प्रिंसेस हैं, शशांक ने उसे समझाते हुए कहा। अच्छा, मम्मा प्रिंसेस हैं, लेकिन कहाँ की? अगला सवाल आ गया। आपके डैडी की, शशांक ने जवाब दिया। लेकिन मम्मा तो कहती हैं कि सुरमया आपकी और मम्मा दोनों की प्रिंसेस है। अगस्त्या ने अपनी 2 साला बहन की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो खा पी कर सो चुकी थी। हाँ, वो तो है ही हमारी प्रिंसेस, और तुम हमारे प्रिंस, और तुम्हारी मम्मी हमारी क्वीन।